नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? इस परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल शैक्षणिक मंच पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों एक बार शाम के समय संध्या काल में सभी का पुनः स्वागत व अभिनंदन है। राजस्थान की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी की यात्रा करेंगे। उस धार्मिक नगरी का नाम है बूंदी और वेरी कन्फर्म है साहब, बूंदी से एक न एक क्वेश्चन तो पुट होना ही होना है। शुभंकर माना जाता है मित्रों एक पक्षी का नाम है सूर का पक्षी। वैसे ही आपके सामने नगरी है, नगरी कौन सी मित्रों? बूंदी नगरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ना, बड़े हरा भरा नजारा है और चारों तरफ आप देख सकते हो साहब मंदिर ही मंदिर है। और इसी वजह से ध्यान रखना, इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। कौन सी काशी है? छोटी काशी तो है ही है। वैसे ध्यान रखना, यूं अगर राजस्थान की छोटी काशी मिनी काशी पूछे ना तो बताना होता कौन सी आपके याद करो साहब। गलता जी का है जयपुर के अंदर। बड़े गौर से सुनना प्यारे परीक्षार्थियों, राजस्थान की छोटी काशी कौन सी? गलता जी जो कहा है जयपुर में। लेकिन राजस्थान नहीं दे नाम, राजस्थान नाम नहीं दे और डायरेक्ट पूछ रहे भारत की छोटी काशी कौन सी तो बताना बूंदी। और इसे कहते हैं साहब छोटी काशी बोलो या फिर इसे कह सकते हो साहब राजस्थान की काशी। कहाँ की काशी है? राजस्थान की काशी। इसे ध्यान रखना, राजस्थान की वृंदावती भी कहा जाता है। राजस्थान की वृंदावती। इसे ध्यान रखना, बावड़ियों वाला शहर भी कहा जा सकता है। कौन सा शहर है? बावड़ियों वाला शहर। तो बावड़ियों वाला शहर और सर्वाधिक खंभों की छतरी वाला शहर भी कौन सा है? बूंदी। और इसी बूंदी का शुभंकर मित्रों कौन सा? सूर का पक्षी है। और ये ध्यान रखना लुप्त प्राय हो चुका है। कैसा? शुभंकर बताने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता साहब क्लास में बताने आवश्यकता। कारण क्या? शुभंकर का मीन होता है एक तरह का पहचान चिन्ह। और हमेशा हमेशा नोट करना, अगर आप चाहे किसी भाई जिला दर्शन पढ़ो और चाहे किसी खेल की भी बात करें ना, तो हमेशा पहचान चिन्ह के रूप में रखे जाते हैं दुर्लभ पशु और पक्षियों को। तो उस क्षेत्र यानी उस संबंधित क्षेत्र के जितने भी दुर्लभ पशु पक्षी है ना, उनको ध्यान रखना शुभंकर मान लिया जाता है ना। जिस प्रकार आप कल देख रहे थे, आप बीकानेर देख रहे थे, तो वहां दुर्लभ पक्षी कौन सा मिलता? बटबट, जिसे कहते हैं रेत का तित्र। तो कल रेत के तित्र की चर्चा की थी हमने। उसी प्रकार जिस प्रकार भाई जैसलमेर जाओगे तो वहां गोडाउन मिलेगा शुभंकर, है ना। तो जहां पर है भाई जिस मतलब पशु पक्षियों को शुभंकर भाई पहचान रूप में दिया जाता है, तो पहचान चिन्ह के रूप में जिन दुर्लभ पक्षियों के चित्र दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं शुभंकर। तो यह आपका आज का सुरकाब है और इसे कहते हैं साहब ये लुप्त प्राय होने की स्थिति में। तो यह आपकी बूंदी नगरी धार्मिक नगरी, और इसी बूंदी को ध्यान रखना सर्वाधिक मंदिर होने की वजह से तो कहा जाता है साहब इसे राजस्थान की काशी कहा जाता है। आप देख सकते हो साहब, बिल्कुल बाड़े बड़ू मरु लोमड़ी सारी चर्चा करेंगे अपन। तो ये जितने भी धार्मिक स्थल है तो सर्वाधिक धार्मिक स्थलों के होने की वजह से ही इसे काशी कहा जाता है। और इसी वजह से ध्यान रखना इसे वृंदावती भी कहा जाता है। कौन सी वती है? चाहे वृंदावती बोलिए, चाहे काशी बोलिए, चाहे धार्मिक नगरी बोलिए। और इसे ध्यान रखना कहीं कहीं चीनी नगरी भी कहा जाता है। याद करो साहब, चीन की सबसे पहली मील कैसूराय पाटन, है ना। तो इसे चीनी नगरी भी कहा जा सकता है। तो ये चर्चा हुई इस अपने बूंदी के उपनामों की। अब बात करते हैं बूंदी राजस्थान की कौन सी दिशा में, इसकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है। तो बड़े गौर सुना, स्टेप बाय स्टेप देखना मित्रों। राजस्थान की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 मिनट 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इधर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो है राजस्थान की स्थिति। बात करें अपने इस बूंदी की, तो बूंदी ध्यान रखना राजस्थान के कह सकते हो साहब इधर दक्षिणी पूर्वी भाग में आपके से ध्यान रखना जिला कौन सा आएगा मित्रों? बूंदी। बड़े गौर सुना, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में ध्यान रखना स्थिति कौन सी? बूंदी। और ये बूंदी मित्रों ध्यान रखना क्षेत्र किसका? हाड़ौती का। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इसी हाड़ौती की सबसे पहली रियासत थी ना, वो कौन सी थी मित्रों? बूंदी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, बूंदी राजस्थान के एक ऐसा जिला जिसकी ना तो कोई अंतर्राज्यीय सीमा है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ आप देख सकते हो साहब, ना तो किसी राज्य से सीमा लगेगी और ना ही किसी कैसे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लेकिन जिलों से सीमा लगी। जिले कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में जाओगे तो मित्रों टोंक, इधर उत्तर पूर्व में जाओगे तो मित्रों रहना सवाई माधोपुर, इधर इसके थोड़े से दक्षिण में जाओगे तो आ जाएगा मित्रों कोटा, इधर इसके और दक्षिण जाओगे तो आ जाएगा मित्रों चित्तौड़गढ़, और इसके पश्चिम में जाओगे आ जाएगा मित्रों कौन सा? वाड़ा, भीलवाड़ा। कौन जाएगा? भीलवाड़ा। तो आप देख सकते हो साहब इस बूंदी की सीमा लगती है 5 जिलों से।
कितने, तो 5 जिलों से सीमा लगे, ना तो अंतर्राज्यीय सीमा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 5 जिलों से कैसे साहब अंतर जिले की जो सीमा है ना वो लगती मित्रों कौन से जिले से, बूंदी से। और बूंदी ध्यान रखना किसका भाग है, हाड़ौती का। इतिहास की बात करें तो वास्तव में देखा जाए ना, ये बूंदी जो राज्य है ना, ये बूंदी जो नाम है मित्रों बूंदा मीणा के नाम से है। कौन सी मीणा है, इसी बूंदा मीणा के नाम से बूंदी बनी और इसी बूंदी में शासन करा देगा जैता मीणा। और उसी जैता मीणा को पराजित कर कहते हैं साहब घटना थी 1342 ईस्वी। कब की थी, और 1342 ईस्वी में पहली बार बूंदी को रियासत घोषित, बूंदी को राज्य घोषित किया। उसका नाम था मित्रों देवा, और देवा का पूरा नाम है देवराज। और राजवंश पूछो तो बताना मित्रों चौहान राजवंश। तो सिंपल सी कहानी ये कि हाड़ौती की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी मित्रों, बूंदी वाली, है ना। और इसी बूंदी, इसी 1342 क्या 1241 है। और मित्रों ध्यान रखना यहाँ पर राज करने वाला वंश कौन सा मित्रों, चौहान वंश है। और ये चौहान वंश मूलतः कहाँ का था, नाडोल का था। तो मित्रों ये नाडोल के चौहान थे जो किसी जमाने में थे तो सोनगरा, बड़े गौर सुना, लेकिन यही सोनगरा में आया था देवा, और देवा ने अपना नाम रख लिया था मित्रों हाड़ा चौहान। तो ध्यान रखना हाड़ाओं की वजह क्षेत्र का नाम हो गया था हाड़ौती। और हाड़ौती का सबसे पहला राज्य, सबसे पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी, बूंदी। और बूंदी रियासत घोषित हुई 1241 ईस्वी में। और बूंदी का पहला शासक पूछो तो मित्रों देवा चौहान। पूछ ले देवा कहां से आया, तो बता रहे मित्रों नाडोल से आया। पूछ ले साहब नाडोल में कौन सी, नाडोल में शाखा थी सोनगरा शाखा। तो जो नाडोल में सोनगरा थे ना वही हाड़ौती में हो गए हाड़ा चौहान। और इन्हीं हाड़ा चौहानों की कुल देवी का नाम पूछे ना तो मित्रों इनकी कुल देवी का नाम याद रखना बदाना माता। कौन सी माता है, और बदाना माता का मंदिर बना कोटा में। बदाना माता वो देवी है जो कहते हैं साहब मूठ की झपट में आया हुआ बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब ये मूठ की झपट वगैरह नाम तो सुना ही होगा, समझते हो मूठ की झपट वगैरह, मतलब जादू टोने से कोई पीड़ित व्यक्ति होता है ना वो कहते हैं साहब इस देवी के मंदिर में स्वस्थ हो जाता है। और अगर कोई ग्रामीण परिवेश से है तो उन्होंने झपट वगैरह नाम सुना ही होगा, है ना। झपट इतनी भयंकर होती है कहते हैं साहब कई बार झपट जान ले जाती है ना। तो उस झपट यानी कहते हैं साहब मौत के मुंह से बचाने वाली जो देवी है ना वो मित्रों कौन सी माता है, बदाना माता है ना। तो कहते हैं साहब इसी बदाना के मंदिर में मूठ की झपट में आया हुआ बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और ये मूठ की झपट लगी थी साहब आरएस के एग्जाम के अंदर, है ना। एक ये मूठ की झपट है ना, एक बदाना देवी आई और कईयों की झपट है ना वो झपट सही कर गई साहब, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया। तो मित्रों ये बूंदी पढ़ने से पहले बूंदी की कहानी है। कहते साहब बूंदी रियासत कब घोषित हुई, तो 1241 हुई। कौन सा वंश राज कर रहा था, तो चौहान वंश राज कर रहा था। पहले बूंदी किसके अधीन थी, तो बूंदा मीणा के अधीन थी। ये देवा आया उस समय कौन था, जैता मीणा था, है ना। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान होनी चाहिए साहब। तो बूंदा मीणा के नाम से आपका जिला कौन सा है, बूंदी। और मित्रों ध्यान रखना राजस्थान एकीकरण के दौरान, बड़े गौर से सुना, राजस्थान एकीकरण के दौरान बूंदी आई थी मित्रों ध्यान रखना, याद करो 25 मार्च 1948 से सम्मिलित हुई। चरण कौन सा था, दूसरा, और नाम था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान है संघ। तो मित्रों ध्यान रखना पूर्व राजस्थान संघ में 25 मार्च 1948 ईस्वी को कहते हैं साहब राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान नामक राज्य में सम्मिलित हो गई थी। और रियासत कौन सी थी, बूंदी। और फिर से कह रहा हूं साहब बूंदी जो है ना ये राजस्थान की कह सकते हो साहब हाड़ा चौहानों की सबसे प्राचीन रियासत थी, सबसे प्राचीन कह सकते हो साहब राज्य था, सबसे प्राचीन कहते हैं साहब राजधानी थी। बेटे गौर सुनना, राजस्थान की छोटी काशी पूछे तो बताना किसको, गलताजी जयपुर को। और राजस्थान की काशी पूछे बताना बूंदी को। राजस्थान नाम आई नहीं और डायरेक्ट पूछे साहब भारत की छोटी काशी है तो ध्यान रखना कौन सी, बूंदी है। और इसी बूंदी को ध्यान राजस्थान की वृंदावती भी कहा जाता है ना। तो ये बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। तो बूंदी का ध्यान रखना, ये प्राचीन जो इतिहास है ना ये आपको पहले से याद होना चाहिए कि बूंदी में कौन सा वंश राज कर रहा था, चौहान वंश। और चौहान कौन से थे, हाड़ा चौहान। अब बात करते हैं साहब आगे बूंदी पूरे जिला दर्शन की। इसी बूंदी की स्थिति देखे ना तो 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 29 डिग्री 30 मिनट है उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 12 मिनट है ना ये मिलेगा मित्रों पूर्वी देशांतर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसी बूंदी में बड़े बड़े स्थान कौन से, एक तो नैनवा है, एक इंद्रगढ़ है, एक केशवराय पाटन है, एक मुख्य बूंदी है और दूसरा कौन सा, एक हिंडोली है। आपको हम बता दें केशवराय पाटन, बूंदी और हिंडोली तीनों ये ध्यान रखना विधानसभा क्षेत्र माने जाते हैं बूंदी के, है ना।
अब बात करें साहब नैनवा की, नैनवा बहुत प्रसिद्ध स्थल है और इसी नैनवा में ध्यान रखना है कि रियासत बहुत प्रसिद्ध हुई जिसका नाम रियासत की सभ्यता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। और वो नैनवा सभ्यता कहाँ की है? बूंदी की है। चर्चा करेंगे आगे। और इंद्रगढ़ है ना, ये इंद्रगढ़ कहते हैं साहब मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भगवान शिव का भी मंदिर है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। काली माता है, काली देवी का मंदिर वो भी यहाँ मिलेगा आपको। और इसी इंद्रगढ़ के पास जाना एक दुर्ग भी बना हुआ है, तो इंद्रगढ़ ही कह सकते हो साहब, एक बहुत बड़ा स्थल माना जाता है। कहाँ का? बूंदी का। सही है, लेकिन हरियाणा 3 रियासतें याद रखना है, केसोराय, पाटन, बूंदी और तीसरी कौन सी है? इंडोली। तो ये तो स्थिति होगी अक्षांशीय देशांतरीय। कुल क्षेत्रफल पूछे तो 5550 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या पूछे तो 11,13,725 जनसंख्या है। और ये ध्यान रखना जनगणना किसकी है? 2011 की है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक 11,13,725 मिनक रहते हैं मित्रों कौन से पुर में, कौन से स्थान पर है? बूंदी पर। अब बात करें साहब बूंदी के पूरे 2011 अनुसार लिंगानुपात की, तो बूंदी का लिंगानुपात है मित्रों 925, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 925 है। और बूंदी का जनसंख्या घनत्व पूछे तो जनसंख्या घनत्व बताया जाता है 193, यानी 193 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर के निवास करते हैं साहब। कहां पर है? बूंदी में। बूंदी की साक्षरता दर पूछे तो मित्रों बताना है 61.52% है। 61.52% कहते हैं साहब बूंदी की साक्षरता दर है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र पहले बता दिया 3, और तहसीलों की संख्या कितनी है? 5 है। और यहाँ के उपखंड भी कितने हैं? 5। तो 5 ही उपखंड है, 5 ही तहसीलें हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र है, और बाकी ये सारा जो हम बता रहे हैं ना भाई जी आंकड़े हैं वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक। तो ये तो कहानी होगी बूंदी की भौगोलिक स्थिति की। बात करें सांस्कृतिक स्थिति की, तो इसी बूंदी का सबसे प्राचीन जो दुर्ग है ना, वो दुर्ग मित्रों कौन से गढ़ का? तारागढ़ का। जैसा कि आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ मित्रों, आप लोग नोट करना, यहाँ एक बड़ा सा सरोवर बना हुआ है, बड़ा सा तालाब बना हुआ है ना। अलग अलग जगह तालाबों का नाम भी आता है, लेकिन जो भी ये तालाब इसे नवल सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तालाब के निकट तलहटी में ध्यान रखना एक छोटा सा किला नुमा महल बना हुआ है, और इस महल का जो नाम है ना ये मित्रों राजगढ़ है। कौन सा है? राजगढ़ या गढ़ पैलेस, या फिर राजमहल भी कहा जाता है। कौन सा महल है? लेकिन आप नोट करना, इसी महल से ऊपर देखना एक बहुत बड़ी 4 दीवारी परकोटा बना हुआ है, और दीवार सीधी ऊपर जाएगी सीढ़ियां। तो ये जो ऊपर जो दुर्ग है ना, ये है मूल दुर्ग तारागढ़। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं साहब कि तालाब के निकट ही तारागढ़ दुर्ग को बता देते हैं, वो तारागढ़ दुर्ग नहीं है। ये तो जो राजगढ़ या राजमहल जो कहते हैं ना, ये पहले तो बहुत बाद में बना था, पहले ऊंची पहाड़ी पर बना था तारागढ़, और इसका नाम है तारागढ़। यूं आप खुद सोच लो, ये तो नीचे तलहटी में बना हुआ है। अगर तलहटी में होता इसका नाम तारागढ़ होता ही नहीं। इसका नाम तारागढ़ क्यों नहीं होता? तारागढ़ नाम होने का कारण ये है साहब कि जमीन से आसमान की तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तारे तारे के जैसे। तो मित्रों ये इधर से देख रहा, इधर ये जमीन है, जमीन से ऊपर की ओर आप देखोगे ना तो तारे के मुताबिक दिख रहा वो कौन सा गढ़ है? तारागढ़। तो तारागढ़ दुर्ग है ना, ऊपर ध्यान रखना सबसे टॉप हिल स्टेशन कह सकते हो साहब, यानी हिल के सबसे टॉप में है ना वो तारागढ़ दुर्ग है। और यहाँ यानी तारागढ़ दुर्ग का रास्ता जो रवाना होता है वो होता मित्रों राजमहल से, वो होता गढ़ पैलेस से। अब ये गढ़ पैलेस जो है राजमहल है ना, ये राजमहल के अंदर का दृश्य है, और इस महल का नाम है मित्रों छत्र महल। बड़े गौर से सुनना, राजगढ़ महल बोलो चाहे गढ़ पैलेस बोलो, इस गढ़ पैलेस में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, और उसमें से ध्यान रखना एक मंदिर कौन सा है, महल कौन सा? छत्र महल है ना। और इसी छत्र महल के पास यहाँ एक बड़ी सी पोल बनी सी, पोल का नाम है हाथी पोल। और यहाँ अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा हो ना तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ साहब, ये आपके सामने ये हाथी की सूंड है, ध्यान रखना। नहीं दिख रहा हो तो आंखें फाड़ के झांको, ये देखो साहब ये हाथी की क्या बड़ी सी सूंड है। तो हाथी की सूंड होने से नाम हो गया हाथी पोल, है ना। तो ये हाथी पोल और ये जो छत्र महल है ना, ये कहां पर है? इधर है तारागढ़ दुर्ग से नीचे जो हमने बताया था ना वो राजमहल वाला दृश्य है ना। तो राजमहल के अंदर प्रवेश करोगे तो छत्र महल आएगा, और छत्र महल में घुसने से पहले ध्यान रखना तो आएगा एक पोल आएगी, उस पोल का नाम है हाथी पोल,
है ना। तो ये हाथीपोल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और इसी हाथीपोल के साथ साथ यहाँ पर एक गणेश पोल भी है, यहाँ पर हजारी पोल भी है। तो मित्रों ये तो पहली पोल कौन सी होगी, ये हाथीपोल होगी। दूसरे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर एक पोल का नाम गणेश पोल भी है। कौन सी पोल है, यहाँ एक पोल का नाम हजारी पोल भी है। और पोल का मीन आप भली बात ही समझते हो, पुराने जमाने में दुर्ग का प्रवेश द्वार होता उसे पोल ही तो कहा जाता है ना। तो ये तारागढ़ दुर्ग का विशेषकर ध्यान रखना, ऊपर पहाड़ी पर तारागढ़ है, नीचे राजमहल है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने, महल बने हुए हैं। उसमें सबसे मुख्य महल कौन सा, छत्र महल है। यहाँ पर रत्न महल भी है, ध्यान रखना। कौन सा महल है, रत्न महल भी है। और रत्न महल के निकट ही कहते हैं साहब, यहाँ बूंदी के जितने भी जो राजा थे उन राजाओं का राज्य तिलक किया जाता था। अब ये तो दूर से नजारा देख लिया, अब आपको और नजदीक से नजारा दिखाता हूँ तारागढ़ का। ये देखना मित्रों, तारागढ़ दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है, इसी तारागढ़ दुर्ग में है क्या कहानी सुनो। ये तारागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है ना, जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है ना, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर कह सकते हो साहब बहुत दो हाथियों की हाथीनुमा पोल भी है। उसी प्रकार यहाँ की बहुत बड़ी तोप है, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। कौन सी तोप है, गर्भ गुंजन तोप। वैसे ध्यान रखना, गर्भ गुंजन तोप एक ही है जो कौन सी है, बूंदी वाली है, जो तारागढ़ वाली है। लेकिन एक आपने दुर्ग का नाम सुना होगा जयगढ़। जयगढ़ कहाँ है, आमेर में, वहां भी एक कहते हैं साहब तोप बनी हुई है। और उस तोप का नाम तो जयबाण है। लेकिन कहते हैं साहब जयबाण तोप की गर्जना इतनी भयंकर थी कि कहते हैं साहब जिससे वो चली ना तो 5-6 माह की गर्भवती महिलाओं के गर्भपात तक हो गए थे। इसीलिए उसका उपनाम भी गर्भ गुंजन कर दिया। तो वो गर्भ गुंजन अलग है और ये गर्भ गुंजन है अलग है। उसका वास्तविक नाम जयबाण था और जयबाण का उपनाम किया कौन सा भाई, गर्भ गुंजन। बाकी ध्यान रखना, वास्तविक जो गर्भ गुंजन तोप है ना वो कौन से गढ़ में, तारागढ़ में है ना। और इसी तारागढ़ दुर्ग में ये जो महल बना हुआ ना, इस महल का नाम है दीवान ए आम। कौन सा आम है, दीवान ए आम। और यहाँ पर कह सकते हो साहब जो शाही जो कह सकते हो साहब जो बैठक होती थी ना, जो कह सकते हो मैंने कहा था कल जो दरबार लगता था इन राजा महाराजाओं का, तो दरबार के समय उस समय कहते हैं साहब यहाँ पर विराजमान होते थे वहाँ के राजा या फिर कह सकते हो महाराजा धीराज, कि जिस तोप के चलने से बहुत बड़े मतलब जहाँ पर गोला गिरता वहाँ पर पानी के तालाब बन जाते थे। तो इतना सोचे तो बहुत भाई भयंकर गर्जना होती थी। और उस जयबाण तोप के बारे में आज भी कहा जाता है कि जब वो चली थी ना, गर्जना इतनी भयंकर हुई, उस गर्जना की वजह से, उस बारूद की वजह से आज भी कहते हैं साहब चाकसू के निकट जितने भी जो पशु होते हैं ना, जो जानवर होते हैं भेड़ बकरी वगैरह, वो आज भी लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इतनी भयंकर गर्जना होती है तो सोचो साहब तोपची के तो प्रकचे उड़ जाते होंगे। तो इसलिए कहते हैं साहब बारूद बढ़ने के बाद तोपची कहते हैं साहब उसे कैसे बारूद बढ़ने के बाद उसे चलाते समय कहते हैं साहब तोपची कूद जाते थे पानी में। और आप भली बात ही समझते हैं, विज्ञान आप सब लोगों की बहुत अच्छी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि भाई जो कह सकते हो साहब जो ध्वनि की जो तरंग है ना वो सबसे कम कहाँ जाती है साहब, पानी के अंदर है ना। तो पानी में कूद जाते थे तो गर्जना इतनी गूंज जो सुनाई नहीं देती थी। इस वजह से कान है ना उनके सही सलामत रहते, कान फटफटाते नहीं और ना ही फटने फूटने का कोई चांस रहता है ना। तो ये कारण है। तालाब में वैसे ये बातें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पूछा तो इसलिए मुझे मैंने बताना जरूरी समझा थोड़ा। अब देना मित्रों, ये तारागढ़ दुर्ग ऊपर वाला फिर से बता रहा हूँ साहब, ये तारागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। इस महल का नाम दीवान ए आम है। यहाँ पर कहते हैं साहब दरबार लगता था और यहीं पर राजा साहब कहते हैं साहब जिस समय कोई शाही बैठक हुई थी ना, उस बैठक को संबोधित करने के लिए साहब यहीं पर आपके जितने बूंदी के राजा महाराजा धीराज थे ना यहाँ विराजमान होते थे। तो ये तारागढ़ दुर्ग का पूरा दृश्य देख रहे हो आप लोग। और ये तारागढ़ दुर्ग आसमान में तारे के समीप होने से, तारे के समान होने से नाम हो गया तारागढ़। बाकी एक तारागढ़ अजमेर वाले का भी नाम है। और हम आपको बता दें अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है ना वो तारागढ़ था ही नहीं साहब, उसका नाम तो अजय मेरू था। वो तो मेवाड़ का राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया भावनाओं में बह गया था। याद करो उसकी घरवाली तारा है ना, और उसी तारा के प्यार में पागलों को दुर्ग का नाम रखा कौन सा गढ़ है, तारागढ़। भाई किपलिंग ने इसे भूत प्रेतों द्वारा निर्मित बताया और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यही कहा था कि इस दुर्ग को देखने के बाद ये नहीं लगता कि ये दुर्ग कोई मानव निर्मित है ना। तो इस दुर्ग के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां या कहावतें मिलती है। अब इसी तारागढ़ दुर्ग को देखने के बाद आप इसी दुर्ग के निकट एक बहुत बड़ा पैलेस देखोगे। उस पैलेस का नाम है मोती पैलेस।
कौन सा पैलेस है? मोती पैलेस है। इसे मोती महल भी कहा जाता है। और इसे पैलेस को वर्तमान रूप दे दिया मित्रों, संग्रहालय का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया है? संग्रहालय। इसका वर्तमान नाम है मोती पैलेस संग्रहालय। ये बहुत बड़ा एक शाही भवन है। और इसके कैसे तो साहब, ये ऊपर की आपको छत बताइए, और ये भव्य छत है। और इस छत के नीचे जितने भी ये जो भवन बने हुए हैं ना, जितने भी जो कमरे बने हुए हैं, इनको वर्तमान लाइब्रेरी का रूप दे दिया है ना। और इस सुंदर महल निर्माण में कुछ चयनित पत्र और 80 पाउंड सोने का इस्तेमाल किया गया। यानी कहते हैं साहब, सोने की साथ ही साथ में कारीगरी की गई है। सोने की कारीगरी की गई। वो कौन से महल में? इसी मोती पैलेस में। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये महल था, लेकिन अब महल क्या बन गया है? संग्रहालय। और ये बूंदी का बहुत बड़ा संग्रहालय माना जाता है, मोती पैलेस संग्रहालय। और आगे चलते हैं। अब आपके सामने किला आ रहा मित्रों, इंद्रगढ़ का किला। और इंद्रगढ़ का किला है ही कहाँ? इंद्रगढ़ के अंदर ही है। कौन से गढ़ के अंदर है? अब ये इंद्रगढ़ का किला है ना, ये भी ध्यान रखना, टॉप पहाड़ी पर बना हुआ है। टॉप कहाँ बना हुआ है? पहाड़ी पर है। और इस इंद्रगढ़ के किले का निर्माता था मित्रों इंद्र सिंह आढ़ा। कौन सा आढ़ा था? और इसी इंद्र सिंह आढ़ा ने बूंदी में, कहते हैं साहब, इंद्रगढ़ एक स्थान का नाम है, वैसे मुख्य बूंदी में नहीं है। मैंने आपको जिसमें बूंदी का चित्र बताया था ना, उसमें बताया था कि भाई बूंदी मुख्यालय से उत्तर की ओर एक स्थान का नाम है इंद्रगढ़। या लगभग कह सकते हो साहब, ये बूंदी से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो बूंदी से 70-80 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर दुर्ग बनाया था। उस दुर्ग का नाम आज भी इंद्रगढ़ दुर्ग है, लेकिन वर्तमान ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। और ये वर्तमान कैसे साहब, राज्य धरोहर की सूची में चला गया है ना। इसके अंदर भी 2-3 महल बने हुए, एक जनाना महल बना हुआ है, एक सुपारी महल बना हुआ है, एक हवा महल बना हुआ है। तो 3 महलों के नाम याद रखना, एक तो जनाना महल है, एक सुपारी महल है, और उसी प्रकार एक यहाँ पर हवा महल है। वैसे हवा महल राजस्थान में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, एक केवल अलग से ही जो किसी किले के अंदर नहीं है। बाहरी हवा महल बना हुआ ना, वो तो मित्रों कहाँ है? जयपुर के अंदर। एक लकड़ी का हवा महल और बना हुआ मित्रों कोटा के अंदर, है ना। तो ऐसे हवा महल बहुत सारे मिलेंगे। तो मित्रों ध्यान रखना, जनाना महल है, सुपारी महल है, हवा महल है, ये सब के सब महल कौन से गढ़ में? इंद्रगढ़ में। और इंद्रगढ़ में फिर कह रहा हूँ साहब, इंद्रगढ़ किला है ही क्या? इंद्रगढ़ के अंदर इंद्रगढ़ एक स्थान का नाम है, जो भाई बूंदी मुख्यालय से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के अंदर बना हुआ है ना। अब इसी इंद्रगढ़ किले से थोड़ी सी दूरी पर, मैं फिर कह रहा हूँ, इलाके का नाम ही इंद्रगढ़ है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे भी आपने दुर्ग का नाम सुना, कुंभलगढ़ दुर्ग, दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ है, और उस इलाके का नाम भी कुंभलगढ़ है। उसी प्रकार ये जिस प्रकार नाम सुनते हो चित्तौड़गढ़, भाई किले का नाम भी चित्तौड़गढ़ है, इलाके का नाम भी चित्तौड़गढ़ है, सुनते हो ना। उसी प्रकार इलाके का नाम भी इंद्रगढ़ है और किले का नाम इंद्रगढ़। तो सुनना, इंद्रगढ़ किले से थोड़ी सी दूरी पर इसी इंद्रगढ़ में ही एक देवादिदेव महादेव का मंदिर बना हुआ है। उस महादेव के मंदिर का नाम मित्रों कमलेश्वर महादेव मंदिर है। आपके सामने महादेव जी का मंदिर है, और महादेव जी के मंदिर के बाद भक्तगण खड़े हैं। आप अपने घर पर बैठे हो, तो घर पर बैठे बैठे मैं सभी भक्तों को दर्शन करवा देता हूँ देवादिदेव महादेव। और अक्सर आप देखते हो देवादिदेव महादेव के मंदिर में हमेशा हमेशा कहते हैं साहब, अमूमन किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की पूजा होती है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग की पूजा अर्चना हो रही है। तो आप घर बैठे बैठे भाई भगवान शिव यानी देवादिदेव को धोख दे सकते हो। तो घर बैठे बैठे धोख देवें, अर्चना करें, साधना करें, और ऐसे सामर्थ्य मांगे कि इस बार साहब बेरोजगारी का कलंक दूर हो जाए देवादिदेव महादेव, और हम सब के सब कौन से गार लग जाए? रोजगार लग जाए। अरे लगोगे ना, आपकी मांग पूरी हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसी इंद्रगढ़ में कमलेश्वर महादेव है, तो यहाँ पर बीजासन माता का भी मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर की लोकेशन है दूसरे दूर से देखना, और ये अंदर ध्यान रखना, बीजासन माता का मंदिर बना हुआ है, यानी ये मूर्ति लगी हुई है। तो ये बीजासन माता है, तो देवी माँ से भी भाई आप देवी माँ के सामने करबद्ध होकर हाथ जोड़िए, और पूर्ण श्रद्धा से इनका दर्शन कर लियो, तो फिर अपन किसी दूसरे मंदिर की ओर चलते हैं। तो मित्रों, इसी इंद्रगढ़ में फिर कह रहा हूँ, कमलेश्वर महादेव मंदिर भी था इंद्रगढ़ में, और ये बीजासन माता ये भी कहा इंद्रगढ़ में, और इंद्रगढ़ का किला भी कौन से गढ़ में? इंद्रगढ़ में। मेला बीजासन माता का मेला लगता है, एक तो वैशाख माह में, वैशाख पूर्णिमा को, एक लगता है चैत्र, एक लगता है आश्विन, और चैत्र और आश्विन होते हैं नवरात्रा, समझते होंगे आप। यानी 2 तो नवरात्रा के मेले हो गए, और एक वैशाख महीने मेला हो गया। तो वर्ष में 3 बार मेला लगता है कौन सी माता के? बीजासन माता के। और बीजासन माता को इसे इंद्रगढ़ माता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। बिल्कुल। और आगे चलते हैं मित्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, बूंदी के अंदर बहुत सारे महल थे। एक आपको थोड़ी देर पहले महल बताया था मोती महल। अब उसी प्रकार ध्यान रखना है कि महल बना मित्रों सुख निवास महल, है ना। और ये सुख निवास जो महल है ना, इस महल का निर्माण हुआ था 1773 ईस्वी में।
ये बहुत बड़ा सुंदर उद्यान है। और इस महल का निर्माण करवाया था मित्रों बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने। जैसा कि आप लोगों ने इतिहास पढ़ रखा होगा, और विष्णु सिंह का जिक्र हम करते हैं जिस समय राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि करनी होती है, अपने को सहायक संधि। मित्रों देखना, विष्णु सिंह याद करो, राजस्थान में सहायक संधि के दौरान बूंदी में सहायक संधि हुई थी 1818 ईस्वी में। और सहायक संधि करने वाला विष्णु कौन सा सिंह था? विष्णु सिंह। और इसी विष्णु सिंह ने एक बहुत बड़ा उद्यान बनाया, बहुत बड़ा पैलेस बनाया, बहुत बड़ा महल बनाया। और ये महल ध्यान रखना वर्तमान कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। इसका नाम सुख निवास महल है। और ग्रीष्म काल यानी गर्मियों की छुट्टियां बिताते थे यहाँ के जितने भी राजा महाराजा। और बूंदी के स्थानीय जो पत्थरों का जो खनन है ना, वो खनन क्षेत्र भी ध्यान रखना इसी सुख महल के पीछे के इलाका है, यानी ये सुख महल है। यहाँ पर ये जो झील है, इस झील का नाम है जैत सागर झील, आगे बताऊंगा। और इस झील के इस महल के पीछे है ना खनन कार्य होता है साहब इसी बूंदी के अंदर। और बूंदी का खनन बहुत प्रसिद्ध है, मैं आगे जाकर बताऊंगा साहब। और यहाँ हाथियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। तो ये आपका महल हो गया कौन सा? सुख निवास। और याद रखना निर्माता कौन है? विष्णु सिंह। पूछे निर्माण कब हुआ तो बताना 1773 ईस्वी में। और आगे चलते हैं मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, ये तो आपका हो गया ये महल जो थोड़ी देर पहले देखा था, सुख निवास महल है ना। और सुख निवास महल पर खत्म होती है झील, झील का नाम है जैत सागर। तो ये जैत सागर झील है ना, लगभग 2.5-3 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई जैत सागर झील है ना। और इसी जैत सागर झील के बारे में कहते हैं साहब, इस जैत सागर झील का जो समाप्त जो अंतिम जो छोर अंतिम जो बिंदु है ना, वो बिंदु कौन सा सागर है? सुख सागर महल है। और इसी झील के बाद सुख सागर महल आएगा। और महल के आसपास बहुत सारी क्या है? पहाड़ियां। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भाई यहाँ से गुजरने वाली पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला है। तो ये अरावली पर्वतमाला में बसी हुई झील है। और आप नोट कर सकते हो इस झील के चारों तरफ कह सकते हो बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है। आप देखना साहब है ना, ये दीवार है और दीवार इस झील के चारों तरफ है। और दीवार बनाने का कारण यही है कि साहब इस झील के समाप्त होते महल प्रारंभ होता है सुख महल। और यहाँ आवासीय नगर भी कह सकते हो साहब। हाँ, और आगे चलते हैं मित्रों। उसी प्रकार यहाँ एक दूर दुर्गम कह सकते हो साहब, दूर दराज पहाड़ी पर एक बुर्ज बना हुआ है। उस बुर्ज का नाम है शिकार बुर्ज है। और वास्तव में शिकार बुर्ज है ना, तो कहते हैं साहब शिकार के समय रुकने का स्थल था। और आप भली बात समझते हो, जिससे में हाड़ौती चित्र शैली पढ़ते हो ना, उस समय आपको बताया जाता है कि युद्ध व शिकार के दृश्य सर्वाधिक का हाड़ौती के अंदर है, क्या तो कोटा में, और क्या फिर कहां पर है? बूंदी के अंदर। तो आपको बताया जाता है कि साहब शिकार करने के लिए शिकार क्या होता था, तो इस शिकार का या फिर शिकार बुर्ज का निर्माण है ना, वो निर्माण करवाया था मित्रों यहाँ के महाराजा नाम था उमेद सिंह ने। कौन सिंह ने? तो उमेद सिंह ने निर्माण करवाया था इसी शिकारगाह का। और कहते हैं साहब निर्माण करवाने के बाद कहते हैं साहब थोड़े समय बाद उमेद सिंह ने शासन कार्य छोड़ दिया। और शासन का कार्य छोड़ने के बाद आप शासक से बन गए थे सन्यासी। सारा काम काज सौंप दिया अपने पुत्र को, इसका जीर्णोद्धार करवाया था उन्हीं के पुत्र ने। और कहते हैं साहब ये जो उमेद सिंह, ये जो कौन सिंह है? उमेद सिंह कहते हैं साहब जिस समय शासन कार्य छोड़कर गए थे ना, उसी समय इन्होंने याद करो साहब कोटा, उस समय बूंदी कोटा एक ही था। उस समय कहते हैं साहब इससे कोटा का नाम भी चेंज कर दिया था है ना। और कोटा का नाम है ना, नाम आगे जाकर ध्यान रखना, मैंने कहा था नंद रख दिया था। और ये जो बूंदी के शासक उमेद सिंह थे ना, मैं फिर कह रहा हूँ शासक से सन्यासी बने थे। और यहाँ पर छतरियाँ भी बनी, आपको ध्यान हो सारबाग की छतरियाँ थोड़ी सी दूरी बनी हुई है ना। तो सारबाग के पास ये बना हुआ है। और आजकल कहते हैं साहब बहुत बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में ये उभर कर आया है मित्रों, कौन सा? शिकार बुर्ज। अब देखना इसी प्रकार बूंदी में जब बात आती तो आती है 84 खंभों की छतरी, जो बूंदी से थोड़ा दूर जाने हुए गांव का नाम है देवपुरा। जैसा कि आप लोगों ने भली भांति सुना है कि राजस्थान में सर्वाधिक कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की। हाँ, जो सर्वाधिक ध्यान रखना किसके? 84 खंभों की जो छतरी है ना, ये छतरी मित्रों कहाँ बनी है? देवपुरा के अंदर है। और ये आप भली बात समझते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी है। 2 मंजिला छतरी है। इस मंजिल की जो इस छतरी की जो दूसरी मंजिल है ना, यहाँ पर देवादिदेव महादेव का कह सकते हो साहब शिवलिंग भी बना हुआ है। तो भगवान शिव जी का शिवलिंग है। और ये आपके सामने मैंने आपको छोटा सा एक फोटो दिखाया शिवलिंग का। तो ये शिवलिंग, और इसी शिवलिंग कौन सी है? ध्यान दूसरी मंजिल पर है। अब ये 84 खंभों की छतरी है ना, इस छतरी का नाम मित्रों दाभाई देवा की छतरी है। कौन सी देवा की है? दाभाई देवा की छतरी है। इस छतरी का निर्माण हुआ था 1683 ईस्वी में। और इसका निर्माण करवाया था मित्रों है ना वहां के महाराजा, और महाराजा का नाम था अनिरुद्ध सिंह। कौन सा सिंह है? अनिरुद्ध सिंह। अब कहानी क्या सुनो,
कई कई जगह आप सुनते हो कि अनिरुद्ध सिंह ने अपनी महारानी की याद में कहते हैं साहब ये छतरी बने, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी क्या थी सुनो। अनिरुद्ध सिंह की एक थी दाइमा, और दाइमा के एक पुत्र का नाम था देवा, जैसा कि आपने नाम देख रहे हो दाबाई देवा। और देवा कहते हैं अनिरुद्ध सिंह का ना बहुत अच्छा मित्र भी था, दाई का पुत्र था, और दाई के पुत्र का नाम देवा, और देवा अजीज मित्र किसका था मित्रों, अनिरुद्ध सिंह का। तो कहते हैं साहब उस देवा की किसी स्थानीय युद्ध में कहते हैं साहब मौत हुई, वो वीरगति को प्राप्त हुए ना। तो देवा की मृत्यु के बाद, बड़ा गौर सुना, तो देवा की मृत्यु के बाद यानी अपने दाई के पुत्र देवा की याद में कहते हैं साहब अनिरुद्ध सिंह ने छतरी बनाई। उस छतरी का नाम है दाबाई देवा की छतरी, और छतरी बनी थी 1683 ईस्वी में। कहते हैं साहब इस छतरी में 84 खंबे लगे हुए हैं, सर्वाधिक खंबे यहीं पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही महीन और बारीक चित्रकारी भी हो रखी है। तो अनिरुद्ध सिंह की छतरी कह सकते हो, अनिरुद्ध सिंह ने बनाई ये छतरी कह सकते हो। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ शिवलिंग, और आपको मैंने यहाँ से बता दिया है कि यहाँ का शिवलिंग भी प्रसिद्ध हुआ जो दूसरी मंजिल पर स्थित है। और आगे चलते हैं मित्रों। इसी प्रकार यहाँ बूंदी की एक बहुत सुंदर बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम मित्रों रानी जी की बावड़ी। और लंबाई में कहते हैं साहब राजस्थान में सबसे लंबी बावड़ियों में एक बावड़ी का नाम आता है। बावड़ी कौन सी मित्रों, बूंदी की रानी जी की बावड़ी, बहुत प्रसिद्ध है, आप भली बात ही जानते हो। और इस बावड़ी का निर्माण हुआ था मित्रों 1699 ईस्वी में, 1699। ये बूंदी का बावड़ी का बाहरी जो है ना कह सकते हो सर डिजाइन आपको दिखाई गई है। और ये बावड़ी के अंदर जो सीढ़ियाँ जा रही है ना यहाँ तक है। तो कहते हैं साहब किसी जमाने में देख ले आप कितना मतलब गहरा कुआं बना हुआ है। तो कहते हैं साहब इस कुएं में कहते हैं साहब कि जो ऊपर की सीढ़ी थी ना यहाँ तक पानी आता था। अब पानी धीरे धीरे सूख गया है, लेकिन कोई नहीं, सूख भले गया, लेकिन कहते हैं साहब आज भी ये जो रानी जी की बावड़ी है ना बहुत ही सुंदर बावड़ी मानी जाती है। भाई सुंदर बावड़ियों 2-3 बावड़ियों के नाम आते हैं। एक तो दोसा की चांद बावड़ी, और उसी प्रकार है ना ये बूंदी की रानी जी की बावड़ी। और इस बावड़ी पर ध्यान रखना वर्ष 2018 में डाक टिकट जारी हुआ मित्रों। कौन सा टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट। और हम आपको पहले से बहुत पहले बता चुके हैं कि डाक टिकट ध्यान रखना 6 बावड़ियों पर जारी हुआ, उसमें से एक रानी जी की बावड़ी है ना। और सबसे सुंदर बावड़ियों में उसमें से एक बावड़ी है। और इस बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी ने। उस रानी का नाम था मित्रों नाथावती, है ना। तो मित्रों कहते हैं साहब नाथावती जो रानी थी ना, पूछ लिया जाता साहब बनाने वाली रानी का हाड़ी रानी नाम था नाथावती। और इसी नाथावती ने 1699 ईस्वी में जो बावड़ी बनाई, उस बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी। और विशेषकर ध्यान रखना बहुत ही सुंदर बावड़ी है और बहुत ही लंबी बावड़ी है। उसी प्रकार देखना यहाँ मैंने आपको एक विधानसभा बताई थी केशवराय पाटन। और केशवराय पाटन जो मंदिर है ना, ये मंदिर किनका मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का। और यहाँ पर सर्वाधिक मंदिर जो है ना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बने हुए, है ना। अब ये आपके बाहर का दृश्य है केशवराय पाटन मंदिर का। अंदर जो मूर्ति लगी हुई है ना, वो मूर्ति लगी हुई मित्रों भगवान श्री कृष्ण की जो आपके सामने है। और ये आप बाहर का नजारा देख सकते हो साहब, केशवराय पाटन के रात्रि काल का नजारा, है ना। और केशवराय पाटन धार्मिक नगरी तो है ही है। इसी केशवराय पाटन में आप चीनी मिल का भी नाम लेते हो, जिससे में आप भूगोल पढ़ते हो ना, आपको बताते हैं गुरुजी कि आप के साहब राजस्थान की सबसे पहली जो चीनी मिल है ना वो कहाँ स्थापित हुई थी, केशवराय पाटन में। तो यहीं पर मिल है, और यहीं पर केशवराय पाटन का कहते हैं साहब बहुत बड़ा क्या बना हुआ मंदिर बना हुआ है। और ये भव्य मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि साहब ये जैन धर्म के 20 तीर्थंकर है ना, मुनि सुवर्तनाथ जी का जैन मंदिर माना जाता है ना। तो जैन मंदिर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई अंदर। और ये कहते हैं साहब भगवान विष्णु के मंदिर के लिए प्रसिद्ध हुआ है। और आप भली बात ही समझते हैं कि साहब भगवान श्री कृष्ण अनोगिन के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, है ना। तो विष्णु मंदिर को भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को बिल्कुल एक ही बात है। 16 से 17 साल में बिल्कुल साहब इसे विक्रम संवत 1698 के अंदर, 1601 तो नहीं कह सकते, ये लगभग आप कह सकते हो साहब भाई 1636 के आसपास कह सकते हो ना। तो विक्रम संवत 1658 को 17 साल ने कहते हैं इसका निर्माण करवाया था। और इसमें प्रतिमा एक तो केशवराव जी की है जो सफेद संगमरमर का मुख्य मंदिर है, और दूसरे 4 भुजा की कृष्ण मूर्ति भी है जो कहते हैं साहब तो भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति है। यहाँ पर केशवराय जी की मूर्ति है। यहाँ पर मैंने बताया था जैन तीर्थकर जो मुनि सुवर्तनाथ जी उनकी भी मूर्ति लगी हुई है। और इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि साहब केशवराय जो मंदिर है ना, ये राव राजा रघुवीर सिंह 1959 ईस्वी में कहते हैं साहब यहाँ पर एक शिलालेख भी लगाया था,
है ना। तो लेकिन मूलतः निर्माता आपको ध्यान है भाई राजा कौन था, शत्रुसाल। और शत्रुसाल का जिक्र हम करते हैं तब जिस समय हम याद करते हैं साहब एक बूंदी और कोटा के समय एक झाला शासक हुआ था, झाला एक भाई जालिम सिंह के समय, है ना। तो झाला जालिम सिंह के समय भी इनका जिक्र होता है। तो ये शत्रुसाल है, इन्होंने मंदिर बनाया था मित्रों केशवराय पाटन का। अब इसी बूंदी में रामगढ़ विषधारी जन वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है मित्रों। इस अभ्यारण्य को सांपों का घर कहा जाता है। किसका घर कहा जाता है? सांपों का घर कहा जाता है। और इसे ध्यान रखना बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। बाघों का जच्चा घर, जच्चा घर का मैं समझ गए होंगे ना, जिस समय कैसे तो साहब शिशु अवस्था में कहते हैं साहब बाघों की जन्मस्थली कह सकते हो साहब, बाघों की जन्मस्थली या बाघों का जो जच्चा घर है ना, ये माना जाता है मित्रों कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये मुख्य बूंदी में नहीं है, बूंदी से थोड़ी सी दूरी पर है। और ये बूंदी और नैनवा जाते हैं उस रास्ते पर, मैंने थोड़ी देर पर बताया था नैनवा। और यहाँ पर कैसे तो साहब बहुत सारे वन्य जीव है, तेंदुआ भी मिलेगा, सांबर भी मिलेगा, जंगली सुअर है, चिंकारा है, भालू है। और 1982 ईस्वी में से बनाया गया था, जो लगभग 253 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है, 253 किलोमीटर एरिया में। और इसका निर्माण पूछे तो पूर्णतः कब हुआ? तो 1982 निर्माण हुआ। और लेकिन ध्यान रखना इस जगह कहते हैं साहब सांपों का घर कहते हैं। सांपों के साथ कहते हैं साहब यहाँ नाचते हुए मोर भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको हिरण भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको बाघ भी दिखेंगे, और यहाँ पर आपको नील गाय भी दिखेगी, तेंदुआ भी दिखेगा, भालू भी दिखेगा। तो कहते हैं साहब रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है। और विष का मीन्स भली बात समझते हो जहर, इसलिए इसे सांपों का घर भी कहा जाता है। तो यहाँ जाना यानी अकेले इस जंगल में घूमना, इस अभ्यारण्य में घूमना किसी भाई खतरे से खाली नहीं है ना। तो ये अमूमन कहते हैं साहब बाघों का जो प्रजनन होता है ना, वो कहते हैं साहब इसी रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में होता है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूँ बाघों का कौन सा घर है? जच्चा घर है ना, बिल्कुल। और आगे चलते, अब आ गया मित्रों कनक सागर है, जिससे कहते हैं दुगारी पक्षी अभ्यारण्य है। दुगारी बूंदी में एक स्थान का नाम है, कनक सागर। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी है, गैरेट है, स्नेक बर्ड है। और स्नेक बर्ड यहाँ पर देखना आप देख सकते हो। और ये ध्यान रखना सबसे छोटा अभ्यारण्य है और सबसे छोटा आर्किड क्षेत्र माना जाता है। आर्किड निषेध क्षेत्र कह सकते हो, आर्किड क्षेत्र नहीं, आर्किड निषेध क्षेत्र, यानी यहाँ पर शिकार करना प्रतिबंध है। तो कह सकते हो साहब आर्किड जो निषेध क्षेत्र माना जाता है ना, वो कौन सा माना जाता है? कनक सागर। लेकिन अब वैसे जानना राजस्थान में बहुत सारे ऐसे जहाँ जहाँ ओरण है ना, उसे आर्किड निषेध ही कहते हैं ना। तो बहुत सारी जगह ओरण आर्किड निषेध क्षेत्र बने हुए हैं, लेकिन ये सबसे छोटा कह सकते हो, है ना। सबसे छोटा जो आर्किड निषेध क्षेत्र वो कनक सागर है। और इसे परिंदों का घर भी कहा जाता है। बड़े गौर सुना, इसे परिंदों का घर भी कहा जाता है और इसे परिंदों का स्वर्ग भी माना जाता है। परिंदों का स्वर्ग, वैसे पक्षियों का स्वर्ग पूछे तो बताना केवलादेव घना पक्षी विहार, है ना। उसी प्रकार कहते हैं साहब परिंदों का घर पूछ ले तो किसको बताना है? कनक सागर। और ये पक्षी अभ्यारण्य है। और यहाँ भांति प्रकार के कह सकते हो साहब बहुत सारे पक्षी है। वैसे सर्वाधिक पक्षी पूछे तो भरतपुर बताओगे केवलादेव में, और उससे कम पूछे ना तो बताने आपको कौन से है? ये आपके कनक सागर वाले। बिल्कुल आंसू सही कह रहे हो। इसी दुगारी के अंदर तेजा जी का मंदिर बना हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद में दर्शन करूंगा तेजा जी का। इसी प्रकार यहाँ बूंदी के अंदर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ। बांध कौन सा मित्रों? गड़दड़ा बांध। ये बांध कहते हैं साहब जो मेजा नदी की जो सहायक नदियां हैं, बड़े गौर सुना, मेजा नदी की जो सहायक नदियां है ना, उन नदियों को कहते हैं साहब रोक कर बनाया हुआ ये बांध है। यानी मेजा नदी में पानी जाने से पहले कहते हैं साहब छोटी छोटी नदियों पर जो बांध बनाया गया है वो उस बांध का नाम है गड़दड़ा बांध। अब गड़दड़ा समय याद आता है, इसी बांध के निकट कहते हैं साहब यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और मंदिर कहते हैं साहब वही देवादिदेव महादेव का मंदिर है। और कहते हैं साहब इसे भैरव मंदिर भी कहा जा सकता है ना। तो भाई महादेव की मूर्ति लगी है और साथ में भैरव की भी मूर्ति लगी है। और यहीं पर तो याद करो साहब, याद करो बर्ड राइडिंग, याद आ रहा कुछ इसी गड़दड़ा बूंदी में बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग मिली है। बर्ड राइडिंग है, रॉक पेंटिंग में शैल चित्र जिसे कहते हैं पत्थरों पर चित्र, और बर्ड राइडिंग में उड़ते हुए पक्षी। तो मित्रों ध्यान रखना ये रॉक पेंटिंग है। और ये रॉक पेंटिंग भी काम मिली है गड़दड़ा में। अब देखना मित्रों गड़दड़ा बांध अलग जगह, बांध के निकट एक मंदिर बना हुआ है। और उसी मंदिर के निकट ही कहते हैं साहब छोटे छोटे पत्थर मिले हैं और पत्थरों पर उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। तो मित्रों रॉक पेंटिंग
या फिर कैसे साहब उड़ते हुए पक्षियों के जो चट्टानों पर चित्र मिले ना, वो सर्वाधिक कहाँ पर मिले हैं मित्रों? गढ़दड़ा में। और गढ़दड़ा वर्तमान कहाँ पर है? बूंदी में। और अक्सर ये चर्चा हम करते हैं साहब राजस्थान की सभ्यताओं के समय। याद आ रहा कुछ कुछ? राजस्थान की सभ्यता है ना, उस सभ्यता हम आपको बताते हैं कि राजस्थान की एक सभ्यता गढ़दड़ा है। गढ़दड़ा कहाँ? बूंदी में। या रॉक पेंटिंग मिली है, रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्र मिले। चित्र किसके? बर्ड राइटिंग, बर्ड राइटिंग उड़ते हुए पक्षियों के चित्र है। तो ऐसा ही देख रहा आप, ये पत्र बना हुआ है और यहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बना रखे हैं। तो ऐसा कैसे तो ऐसा नजारा कहाँ का मिलेगा? गढ़दड़ा। तो बड़े गौर सुना, बूंदी से थोड़ी दूरी पर गढ़दड़ा है, यहाँ पर बांध भी है, यहाँ पर कहते हैं साहब भाई मंदिर भी है, और यहाँ पर कहते हैं साहब रॉक पेंटिंग भी है ना। अब इसी गढ़दड़ा के साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे बांध और मिलेंगे आपको, मैं बताता हूँ। जैसे आपने एक बांध देखा था जैत सागर, भाई जैत सागर जो झील देखी उसके निकट बांध भी तो है ना। अभयपुरा बांध है, बरदा बांध है, गुड्डा बांध है, इंद्राणी बांध है, कनक सागर बांध है। इसी प्रकार ये गढ़दड़ा बांध है, और नारायणपुर बांध है, राम सागर बांध है, रतन सागर बांध है। तो बहुत सारे बांध यहाँ पर बने हुए हैं छाजा नदी के तट पर। अब देखना, यहाँ इसी गढ़दड़ा बांध से थोड़ा दूर जाने पर यहाँ भीमताल जलप्रपात भी बना हुआ है। कौन सा है? भीमताल जलप्रपात। और ये भीमताल जो जलप्रपात है ना, ये मित्रों ध्यान रखना, नदी का नाम वही भीम नदी, भीमतला नदी है ना। और कहते हैं साहब ये जलप्रपात है बारिश होने के बाद चलता हुआ नजारा। बाकी कहते हैं साहब बिन बारिश के कई बार ये जलप्रपात सूख भी जाता है ना। बिल्कुल हाँ, जलप्रपात। और जलप्रपात की चर्चा तो हमने भाई उससे पहले भी की थी, जिससे मैं आपको भीलवाड़ा वगैरह करवाया था। अब बूंदी की बात करें ना, तो बूंदी की धार्मिक नगरी में सबसे बड़ा जो महोत्सव होता है ना, एक तो होता है बूंदी महोत्सव जो होता है जून के अंदर, और एक होता है मित्रों कजली तीज का पूजन या कजली तीज महोत्सव, या फिर कह सकते हो साहब बड़ी तीज है। कजली का दूसरा नाम बड़ी तीज भी कह सकते हो, इसे सातुड़ी तीज भी कह सकते हो। तो सातुड़ी तीज, कजली तीज की जो सवारी है ना, ये सवारी मित्रों कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कजली माता का चित्र है। कौन सी माता है? कजली माता है। और ये कजली माता के उस सवारी के समय झांकी निकालते समय भांति भांति प्रकार के दृश्य आपको दिखाए जाते हैं, विचित्र वेशभूषा में और विचित्र आभूषणों के साथ। और मित्रों ये कजली तीज का जो मुख्यतः मेला लगता है ना, ये मेला लगता है मित्रों याद करो भाद्रपद मास में। कौन से मास में? और भाद्रपद कृष्ण याद करो साहब तृतीया के दिन, उसी दिन मनाते हैं बड़ी तीज, उसे कहते हैं बुड्ढी तीज, उसे कहते हैं साहब कजली तीज, उसे कहते हैं सातुड़ी तीज। तो छोटी तीज की सवारी तो हम देखेंगे जयपुर के अंदर, और बड़ी तीज की जो सवारी है ना वो कहाँ देखेंगे साहब? बूंदी के अंदर है। तो बड़ी तीज की सवारी बूंदी की बहुत प्रसिद्ध हुई है। और विशेषकर ध्यान रखना, इसी कजली तीज के दिन कजली माता का पूजन भी होता है, और पूजन के साथ साथ वहाँ पर कहते हैं साहब बहुत बड़ा समारोह भी रखा जाता है, और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो जाती है साहब भाद्रपद में। और अक्सर कोई पूछ रहे अंग्रेजी महीना कौन सा है, तो अंग्रेजी महीना कह सकते हो साहब जुलाई अगस्त का महीना ही होता है, यानी फिलहाल आने वाला महीना है ना, जुलाई अगस्त के अंदर। तो लगभग कहते हैं साहब जुलाई अगस्त के अंदर है ना ये मेला लगता है। और आप भली बात ही समझते हैं, ये जो भाद्रपद मास है ना, ये आने ही वाला थोड़े देर समय। अब आपके सामने राजस्थान की बूंदी की कौन सी शैली, चित्र शैली आ चुकी है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, बूंदी चित्र शैली के लिए सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक विकास किया ना, वो सबसे ज्यादा विकास से शुरुआत की थी मित्रों सुरजन सिंह आढ़ा ने। कौन से आढ़ा ने? सुरजन सिंह आढ़ा ने। सुरजन के बाद कहीं नाम आता मित्रों भाव सिंह आढ़ा का, और भाव सिंह के बाद कहते हैं साहब जो सबसे बड़ा जो कह सकते हो साहब जो योगदान है ना, वो है मित्रों किसका? उमेद सिंह का। कौन सिंह का? और महाराहुल उमेद सिंह ने बनाई थी चित्रशाला। और ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है ना, ये मित्रों चित्रशाला के जो चित्र है। चित्रशाला कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। अब ये कहानी सुनो, अब ये चित्रशाला है कहाँ ये भी सुन ले। आपने बूंदी के शुरुआत में जो देखा था ना तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ के नीचे बताया था ना हमें गढ़ पैलेस, और गढ़ पैलेस के अंदर जाओगे ना तो उसी समय कहते हैं साहब एक बहुत बड़ी चित्रशाला बनी हुई है। और चित्रशाला का मीन ये कि एक ऐसा बड़ा सा बंद कमरा, जिस कमरे के चारों ओर दीवारों पर क्या बना रखे हैं चित्र, और दीवारों वो चित्र का नाम होगा भित्ति चित्र। तो कहते हैं साहब एक ऐसा बंद कमरा जिसके चारों तरफ चित्र चित्र बने, उसे कहते हैं कौन सी शाला? चित्रशाला। तो चित्रों से भरा हुआ कमरा कौन सी शाला हो जाएगा? चित्रशाला। तो ये चित्रशाला कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और पूछ ले साहब चित्रशाला किन की प्रसिद्ध, किन के समय की है? तो महाराहुल उमेद सिंह के समय की, महाराहुल उमेद सिंह के समय की। और विशेषकर ध्यान रखना ये जितने भी चित्र कौन सी श्रेणी में आएंगे? भित्ति चित्र है। इसलिए मैं आपको फिर कह देता हूँ, राजस्थान में भित्ति चित्र भी सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? बूंदी के।
वैसे भित्ति चित्र आपके शेखावटी के भी है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना भित्ति चित्र कहाँ के बताओगे, बूंदी के। तो बूंदी के भित्ति चित्र है। ये मैं नाम दोबारा लिख रहा हूँ, कारण क्या उससे हो सकता है आपको सही नहीं दिख रहा हो। तो उमेश सिंह के समय बनी थी कौन सी शाला, चित्रशाला। यहाँ बूंदी शैली में आपको दिख रहा होगा नाचते हुए मोर का भी चित्र है, नाचते हुए मोर का चित्र है। और नाचते हुए मोर के साथ दिखेगा सांप। और ऐसा एकमात्र दृश्य केवल कहाँ का, बूंदी का। तो नाचते हुए मोर के पास में फनफनाता या नाग फनफनाता हुआ कौन, नाग देवता, यानी कह सकते हो सांप है ना। तो सांप का चित्र है ना वो कहाँ पर मिलेगा मित्रों, इसी बूंदी के अंदर। साथ ही साथ देखना साहब, इसी बूंदी के अंदर एक महिला का चित्र भी बना हुआ है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हो, इस महिला की लंबी और नुकीली नाक है। आप देख रहे हो साहब बहुत बड़ी बड़ी आंखें है ना, बड़ी बड़ी क्या है, आंखें हैं, यानी तीखे नयन है। आप देख सकते हो साहब पतली कमर है। और उसी प्रकार देख सकते हो मोटे मोटे गाल है और छोटा क्या है, कद है ना, यानी हाइट कम है और शरीर कैसे थोड़ा सा फैटी सा है। तो कह सकते हो साहब ऐसी महिला का जो चित्र है ना, वो चित्र कौन सी शैली में, बूंदी चित्र शैली में। और रिजल्ट ये है कि बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। किनका हुआ है, पशु पक्षियों का। और मैं आपको बता दूं, ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको, ये भाई नाचती हुई महिला का, इसमें भी देखना आपको मोर का चित्र दिखा रखा है। तो नाचता मोर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नाचता भाई मोर भी नाचेगा, हिरण नृत्य को देखेंगे। और नाचती हुई आपके सामने कौन है, महिला। और महिला के हाथ में कहते हैं साहब एक वीणा भी है। तो वीणा वादन भी होगा, महिला नाचेगी, मोर भी नाचेगा और पास में नाग भी फन तान के खड़ा रहेगा। तो ऐसी चित्र शैली कहाँ की बताओगे आप, बूंदी की। बूंदी चित्र शैली में कुछ चित्रकारों के नाम भी कोई पूछ ले तो भी आपको बता देना मित्रों, ध्यान रखना। इसी बूंदी चित्रकला में चित्रकार प्रसिद्ध हुआ एक तो सुरजन, कौन हुआ है, सुरजन के साथ एक चित्रकार प्रसिद्ध रामलाल। रामलाल रहना बीकानेर में मिलेगा, लेकिन यहाँ अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर एक और मिलेगा अहमद अली मिलेगा। और अहमद अली के साथ यहाँ पर एक श्री किशन भी मिलेगा। कौन मिलेगा, तो श्री किशन है, सुरजन है, रामलाल है, अहमद अली है। ये सारे चित्रकार कौन सी शैली के हैं, बूंदी चित्र शैली के। तो मित्रों ये बूंदी चित्र शैली है, बहुत प्रसिद्ध हुई है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, बूंदी चित्र शैली दो बातें ध्यान रखना, एक तो पशु पक्षियों के चित्र देखते जाना, और साथ ही साथ में इस शैली में भाई जो एक चित्रशाला है ना वो भी देखना। नाचते हुए मोर का भी विशेषकर ध्यान रखना, जब पास में सांप भी मिलेगा। हाँ तो मित्रों ये आपके चित्र है, तो इस चित्र से विशेष ध्यान रखना, मोर मिलेगा, हाथी मिलेगा, शेर मिलेगा, हिरण मिलेगा, लेकिन मुख्यतः पशु पक्षियों की चित्र शैली है ना। राग रागिनियों के चित्र मिलेंगे, 12 मासा के भी चित्र मिलेंगे, है ना। यहाँ एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बासी दुगारी। कौन सी दुगारी है, बासी दुगारी में कहते हैं साहब एक मंदिर बना हुआ। और मंदिर किनका मित्रों, तेजा जी का। और ये हाड़ौती का प्रसिद्ध स्थल है, तेजा जी का जो मंदिर है। और ये तेजा जी का अन्य स्थल माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये पूछा था, बताओ साहब राजस्थान में तेजा जी की अन्य स्थली कौन सी है। तो अन्य स्थली कौन सी बताओगे आप, बासी दुगारी, जो कहाँ पर है, बूंदी में। और ये आपके तेजा जी का मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर तेजा जी की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पर पूछ ले कौन सी जनजाति आती है, तो सर्वाधिक सहरिया जनजाति आती है, ध्यान रखना। और सहरिया जनजाति के सबसे प्रिय जो लोक देवता है ना, वो प्रिय लोक देवता मित्रों कौन माने जाते हैं, तेजा जी। तो ये तेजा जी की स्थली बताई जाती है साहब, कहाँ है, बासी दुगारी। और बासी दुगारी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है, बिल्कुल। और आगे चलते हैं। अब देखना मित्रों, इसी बूंदी की बात करें तो यहाँ पर महान कह सकते हो साहब जो भाई व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व के नाम भी लिए जाते हैं। और महान व्यक्तित्व की जब बात करें ना, तो मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पर नाम आता मित्रों सूर्यमल मिश्रण का। सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था मित्रों 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। हाँ मित्रों, बूंदी का राजकवि कह सकते हो, बूंदी के राजकवि का नाम क्या, मिश्रण। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सूर्यमल मिश्रण पर 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1815 को, मृत्यु हुई 30 जून 1868 को। और आप बूंदी में कहते हैं साहब राम सिंह द्वितीय के राजकवि माने जाते हैं, या फिर राम सिंह द्वितीय के समय वहाँ के दरबारी कवि माने जाते हैं। और राम सिंह द्वितीय आपको याद होंगे साहब 1857 ईस्वी की क्रांति वाले, याद आ रहा है। तो 1857 ईस्वी क्रांति वाले जो राम सिंह थे ना, उन्हीं राम सिंह आड़ा के दरबारी कवि,
या फिर उनका राजकवि कह सकते हो कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के पिता का नाम था चंडीदान। कौन से दान थे? चंडीदान। और कहते हैं साहब चंडीदान जी थे ना, ये भी कहते हैं साहब बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और चंडीदान के समय इधर बूंदी में शासक कौन थे मित्रों? विष्णु सिंह। तो बूंदी के शासक विष्णु सिंह के समय थे चंडीदान। चंडीदान के पुत्र का नाम है सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के समय कहते हैं साहब बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय के कहते हैं साहब राजकवि थे। और सूर्यमल मिश्रण है कहते हैं साहब इन्होंने बेबाक रूप से बहुत से सारे ऐसे साहित्य लिखे जिसमें 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों के कहते हैं साहब अंग्रेजों की बेंगलुरु से भर्त्सना की और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों में कहते हैं साहब जोश पैदा करने का काम किसने किया था? भाई सूर्यमल मिश्रण ने अपनी लेखनी के माध्यम से। बड़े गौर से सुना। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इन्होंने जो ग्रंथ लिखा ना, उस ग्रंथ का मित्रों नाम है वीर सत्य सही। वीर सत्य सही। बाकी भी इस बूंदी का जो इतिहास लिखा ना, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों वंश भास्कर। और वैसे ध्यान रखना भाई सूर्यमल मिश्रण के सबसे बड़े ग्रंथ का नाम ही क्या? वंश भास्कर। तो फिर से कह रहे हैं सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकवि थे, राम सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। वीर सत्सई जो ये ग्रंथ था ना, ये तो लिखा गया था मित्रों ध्यान रखना 1857 ईस्वी क्रांति के समय। बाकी बूंदी का कह सकते हो साहब पूरा इतिहास लिखा वंश भास्कर के अंदर। अब इनके 2-4 ग्रंथ और है, उनके नाम भी याद रखना। वंश भास्कर के साथ ही साथ इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ नाम है सती रासो। कौन सा रासो है? सती रासो। इनका एक ग्रंथ प्रसिद्ध है धातु रूपावली। धातु कौन सी वाली है? रूपावली। इन्हीं का एक ग्रंथ प्रसिद्ध है मित्रों नाम है छंद मयूख। कौन सा मयूख है? छंद मयूख। और छंद मयूख लिखने वाले कौन है? सूर्यमल मिश्रण। इन्हीं का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ मित्रों राम रंजाट। राम रंजाट। तो राम रंजाट, वंश भास्कर, सती रासो, वीर ससे, धातु रूपावली लिखने वाले कौन है मित्रों? आपके सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण राजकवि बूंदी के और कहते हैं साहब अपनी लेखनी के माध्यम से 1857 ईस्वी क्रांति के समय क्रांतिकारियों में वीरता और जोश का जो पाठ पढ़ाया ना, वो पढ़ाने वाले कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण के आधे अधूरे ग्रंथों को पूरा किया था जोधपुर के एक कवि, नाम याद करो साहब, जिनको कहा जाता साहब, जिन्हें भाई डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया, सीताराम लालस। याद आ रहा है? करण भाई इन्हें याद करो साहब। इन सूर्यमल मिश्रण जी के जितने भी जो आधे अधूरे ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों को पूरा करने का काम किया था मित्रों ध्यान रखना सीताराम लालस ने। सीताराम लालस याद करो साहब, जिन्हें जेएनयू डी.लिट की उपाधि थी, जिन्होंने 2.5 लाख शब्दों का शब्दकोश दिया था राजस्थानी शब्दावली का। नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल। हाँ, आगे चलते हैं। और मित्रों उसी प्रकार आपके सामने बूंदी की महान हस्ती नाम सुना किशनलाल सोनी। इन्हें कह सकते हो साहब रेलवे मैन भी कहा जाता है। और कहते हैं साहब जो बूंदी के अंदर पहली बार जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन लाने का कहते हैं साहब जो कार्य किया ना, वो कार्य करने वाले कौन थे? किशनलाल सोनी। तो इन्हें कह सकते हो साहब रेलवे मैन के नाम से पुकारा जाता है ना। उसी प्रकार इसी बूंदी की महान हस्ती नाम है ऋषिदत्त मेहता। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा ऋषिदत्त मेहता। मेहता के पिता और पिता का नाम था मित्रों नित्यानंद सागर। बड़े गौर से सुनना मित्रों, इनके पिताजी का नाम था नित्यानंद सागर। और नित्यानंद सागर और इनके साथ एक क्रांतिकारी थे कांतिलाल। इन दोनों ने मिलकर कहते हैं साहब एक प्रजामंडल बनाया था बूंदी प्रजामंडल। तो बड़े गौर से सुनना मित्रों, ऋषिदत्त मेहता के पिता का नाम है नित्यानंद सागर। नित्यानंद सागर और कांतिलाल ने मिलकर बनाया था मित्रों बूंदी प्रजामंडल। और उसी बूंदी प्रजामंडल के 1937 ईस्वी में, बड़े गौर से सुनना, 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के कहते हैं साहब अध्यक्ष। और अध्यक्ष बने थे मित्रों कौन है? याद रखिए साहब ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता वो हस्ती है जिन्होंने कहते हैं साहब एक समाचार पत्र प्रकाशित किया और उनके समाचार पत्र का नाम था मित्रों राजस्थान। कौन सा स्थान है? राजस्थान। तो नित्यानंद सागर भी क्रांतिकारी थे और इनके पुत्र ऋषिदत्त मेहता ये भी क्रांतिकारी थे। तो दोनों बाप बेटे क्रांतिकारी थे। अब ये तो थे जो थे, लेकिन ध्यान रखना ऋषिदत्त मेहता की ही धर्मपत्नी, आपने कभी नाम सुना तो सत्यभामा। कौन सी भामा? सत्यभामा। और इसी सत्यभामा को तो कहा जाता है गांधी जी की मानस पुत्री। याद आ रहा कुछ कुछ? याद करो साहब, इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी है। नित्यानंद सागर, उनके पुत्र का नाम ऋषिदत्त मेहता।
ऋषिदत्त मेहता की मित्रों धर्मपत्नी कौन है? सत्यभामा। और सत्यभामा को कहते हैं साहब कौन जी? गांधी जी की कौन सी पुत्री है? मानस पुत्री है। तो ये पूरा का पूरा परिवार क्रांतिकारी माना जाता है, नित्यानंद सागर से लेकर। तो इनका बूंदी प्रजा में बहुत ज्यादा योगदान है। आगे जब अध्यक्ष बने देखो ऋषिदत्त मेहता, लेकिन शुरुआत किसने की थी? नित्यानंद सागर ने। और साथ में नाम याद रखना मित्रों, कांतिलाल का। अब इसी बूंदी में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ध्यान लगाकर जो चीजें पढ़नी है ना, अब वो समय आ चुका है। अब देखना मित्रों, इसी बूंदी प्रजामंडल की जब मैं बात करूं ना, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल और नित्यानंद ने। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नित्यानंद सागर, कांतिलाल दोनों बने बूंदी प्रजामंडल। स्थापना हुई थी 1931। अब बड़े गौर से सुनना, आपके जहन में ये भी तो सवाल आना चाहिए। 1931 से प्रजामंडल बना था बूंदी, और 1931 से प्रजामंडल बना था मित्रों कौन सा? जयपुर। लेकिन हम कहते हैं साहब सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा? जयपुर है। तो मित्रों दोनों की स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन उनमें से दोनों में पहले कौन है? जयपुर प्रजामंडल है। तो जयपुर प्रजामंडल है और बूंदी प्रजामंडल दोनों की स्थापना हुई थी 1931 में। तो सबसे प्राचीन बूंदी है, और बूंदी के बाद दूसरा पूछे ना तो मित्रों कौन सा बताओगे? नहीं सॉरी, सबसे पहले जयपुर है और दूसरा कौन सा? बूंदी। अब देखना साहब, इसी में 1922 ईस्वी बूंदी रियासत में बरड में किसानों आंदोलन किया था। भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में बरड किसान आंदोलन हुआ था। और उसी समय ध्यान रखना, एक आंदोलन और हुआ था मित्रों, डाबी आंदोलन। कौन सा है? डाबी किसान आंदोलन। और इस किसान आंदोलन का ध्यान रखना, इस बूंदी आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने किया था। 1922 और 23 में 2 सभा हुई थी। और कहते हैं साहब दोबारा जब सभा हुई ना, तो नैनूराम को डाल दिया जेल में। और नैनूराम का प्रतिनिधि, गौर से सुना मेरी बात को, नानूराम शर्मा का प्रतिनिधि था मित्रों, याद कीजिए, नानक भील। कौन था? और याद कीजिए मित्रों, देवीलाल गुर्जर। देवीलाल कौन है? गुर्जर है। और देवीलाल गुर्जर और नानक भील दोनों के दोनों शहीद हुए थे मित्रों उसी डाबी कांड के अंदर। तो 2 आंदोलन याद रखें बूंदी में, एक तो बरड किसान आंदोलन और एक डाबी किसान आंदोलन। और डाबी में शहीद हुए थे मित्रों कौन है? एक तो याद रखना नाम किसका? नानक भील का। और दूसरा नाम याद रखना किसका? देवीलाल गुर्जर का। अब ध्यान रखना, राजस्थान राज्य की एकमात्र सहकारी चीनी मिल सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड केशवराय पाटन बूंदी में 1965 में स्थापित हुई। जैसा कि मैं आपको बूंदी की शुरुआत से आप लोगों को बता रहा हूँ कि साहब बूंदी वो स्थान है जहाँ पर पहली कैसे शुगर मिल स्थापित हुई थी। शुगर मिल बोले तो भाई चीनी मिल स्थापित हुई थी, है ना? हाँ। तो मित्रों ध्यान रखना, इसी चीनी मिल स्थान केशवराय पाटन है। यहाँ अनारकली की बावड़ी भी बनी हुई है। यहाँ खातोली का युद्ध हुआ था, ये खारोती नहीं, खातोली का युद्ध हुआ। अब खातोली युद्ध की मैं चर्चा करूं, इतिहास याद करो साहब, मेवाड़ का याद आ रहा? कुछ याद करो साहब। खातोली ध्यान रखना, उस समय तो कहाँ था? बूंदी के अंदर था। लेकिन विडम्बना ये कि खातोली जो क्षेत्र जो गांव है ना, वर्तमान कहाँ चला गया मित्रों? कोटा में। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि खातोली का युद्ध बूंदी किन किन के मध्य हुआ या फिर कब हुआ? तो याद रखो मित्रों, ये खातोली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। इतिहास याद करो साहब, मेवाड़। और मेवाड़ में शासक याद करो मित्रों, राणा सांगा। राणा कौन था? और राणा सांगा वर्सेज याद करो मित्रों, इब्राहिम लोधी। याद आ रहा? कुछ याद करो साहब, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था मित्रों, खातोली। और इस युद्ध में जीता कौन था मित्रों? राणा सांगा। और हारा कौन था मित्रों? इब्राहिम लोधी। और ये लोधी की बहुत बड़ी हार थी। और इसी हार का बदला लेने के लिए लोधी ने 1.5 वर्ष बाद दोबारा आक्रमण किया। और फिर युद्ध हुआ था कौन सा? बाड़ी का युद्ध, जो चर्चा करेंगे धौलपुर के अंदर। तो मित्रों इसी खातोली युद्ध में एक बार कहते हैं साहब, उस भाई कह सकते हो साहब, इससे इब्राहिम लोधी को हराने वाला कौन था? राणा सांगा। और खातोली का बूंदी में, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, खातोली वर्तमान कहाँ चला गया? कोटा के अंदर। बूंदी चित्र शैली है, मैंने आपको पहले कह दिया, बीती चित्रों का स्वर्ग काल है ना, स्वर्ण काल वो माना जाता है। आपके इसे सुरजन सिंह हाड़ा के काल माना जाता है। बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। वर्षा में नाचता हुआ मोर और सांप इस शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। वैसे जब मैं आपको चित्रकला पढ़ाता हूँ ना, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं उनको ध्यान होना चाहिए कि साहब राजस्थान की हाड़ौती चित्रकला में 2 शैलियाँ याद रखनी है, एक तो कोटा शैली, एक बूंदी शैली। अब दोनों ही शैली की विशेषता, दोनों ही जगह आपको नाचते हुए मोर की फोटो मिलेगी। भाई मोर कोटा में भी नाचेगा और मोर बूंदी में भी नाचेगा। तो जब आज ऐसा नाचता हुआ मोर है तो उसमें फर्क क्या करना है? तो मित्रों ध्यान रखना, घन घोर घटाओं के साथ
नाचता हुआ मोर पूछे तो बताना कोटा। बड़े गौर सुना, घनघोर घटाओं के साथ नाचता हुआ मोर पूछे तो बताना कोटा, लेकिन सांप के साथ या सांप के पास नाचता हुआ मोर पूछे तो बताना मित्रों बूंदी। यानी घनघोर घटाएं आएगी, सांप को छोड़ दो आप, ये दो चीज ध्यान रखो। घनघोर घटाओं के साथ नाचता हुआ मोर पूछे तो बताना कोटा, और बिना घटाओं के मोर नाच तो डायरेक्ट पूछते नाच तो मोर तो कहाँ बताना बूंदी। तो सिंपल सी कहानी ये है, घटाओं के साथ तो मोर नाचेगा कोटा में, और बिना घटाओं के मोर कहाँ नाच लेगा बूंदी में, या नाचेगा मोर ही है। नचना मोर को ही है, आपको नहीं नाचना है। लेकिन विशेष कर ध्यान, घटाएं पूछे तो कोटा में, और बिना घटाओं के सांप के साथ पूछे तो कहाँ बताओगे बूंदी में। इस शैली में चित्र बनाने के लिए उमेश सिंह ने बूंदी में चित्रशाला बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी, जो मैंने आपको बताई दी है। बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार जो आपको बता चुका हूं मैं, सुरजन था, अहमद अली था, रामलाल था, एक नाम और याद रखना श्री किशन था, है ना, ये नाम याद रखना है। देश की प्रथम बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग गड़दड़ा की छाजा नदी किनारे मिली, बिल्कुल मिली थी साहब। ये छाजा नदी आपको याद रखनी है। इसी छाजा नदी पर गड़दड़ा बांध भी बना हुआ है ना, थोड़ी देर पहले बताया था ना। वैसे ये जो नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, बाकी मोटी नदी आगे जाकर वो जो मेजा बांध बनेंगे ना, वहां पर काम आएगी आपके ना। तो और यहाँ पर कहते हैं साहब रॉक पेंटिंग मिलेगी। कजली तीज है, बिल्कुल भाद्रपद मास में होती है, 100% होती है साहब। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को संतूर माता सिंचाई परियोजना बिल्कुल ऐसा, चाकन सिंचाई परियोजना है साहब। यहाँ संतूर माता वैसे जो देवी है ना, देवी का मंदिर बना हुआ संतूर के अंदर, संतूर एक स्थान का नाम है ना। तो संतूर एक स्थान का नाम है। और कहते हैं साहब रक्त दांतून, सुनना, रक्त दांतून नामक एक देवी है, उस देवी का मंदिर बना मित्रों संतूर में। संतूर वर्तमान का है, बूंदी के अंदर है। तो दो सिंचाई परियोजना याद रखनी है। साथ ही साथ वंश भास्कर था ना, इसके अधूरे छोड़े गए कार्य को मुरारी दान ने पूरा किया था। अब देना साहब, वंश भास्कर का केवल पूछे तो मुरारी दान है, लेकिन बाकी ध्यान रखना जो सर्वाधिक जो ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों को पूरा करने का कार्य किसने किया था मित्रों, मैंने बताया था सीताराम लालस ने किया था, है ना। केवल वंश भास्कर की बात नहीं है, बाकी जो ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों को पूरा करने का काम किसको सौंपा था भाई, सीताराम लालस को। और यहाँ ध्यान रखना केवल सूर्य वंश भास्कर पूछे ना, तो मित्रों कौन सा दान याद रखना है, मुरारी दान याद रखना है। ये दीन नहीं दान है। अब उसी प्रकार राज्य का प्रथम जो सीमेंट का कारखाना है ना, वो एसीसी सीमेंट उद्योग लाखेरी में लगा था। लाखेरी का बूंदी के अंदर है, 1912 स्थापित हुआ था। स्थापनाकर्ता कौन था, क्लिक निक्सन कंपनी, या निक्सन कंपनी द्वारा एसीसी सीमेंट जो उद्योग है वो स्थापित किया गया था। उसी प्रकार बूंदी रियासत जो सिक्के याद रखना है, राम सही है, चेहरे सही है, कटार सही है, 11 सना है, या 11 सना को 11 आना भी कहा जाता है। अब देखना ये सिक्के क्यों बताएं, आजकल आपको सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, है ना। उसी तरह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो रणथंभौर के बाघों का जच्चा माना जाता है, बिल्कुल है। बूंदी चित्रशैली भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल ऐसा। बूंदी महोत्सव का बताओ 24 जून को। 2 महोत्सव याद रखने, एक तो कजली महोत्सव, कजली महोत्सव का अंग्रेजी महीना पूछो तो लगभग बताना साहब अगस्त के अंदर, और बूंदी महोत्सव वो होता है साहब कब, 24 जून को। तो जून में होता है साहब बूंदी महोत्सव, और अगस्त या फिर भाद्रपद होता है कौन सा, आपके तीज महोत्सव। प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी कर्मस्थल ये बासी दुंगारी है साहब, है ना। तो ये बासी दुंगारी वैसे स्थान का नाम है। सती प्रथा पर पहली जो रोक लगी ना 1822 में कहाँ लगी थी, बूंदी रियासत। प्यारे परीक्षार्थियों, मैं जब आपको सती प्रथा पढ़ाता हूँ ना, उस समय आपको बताता हूँ कि सती निवारण अधिनियम पारित हुआ 1829 में। वो अधिनियम पहली बार लागू हुआ था अलवर के अंदर, लेकिन अधिनियम से पहले बिना अधिनियम के रियासतकालीन राजस्थान में पहली बार जिस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगे, वो रियासत कौन सी थी मित्रों, बूंदी। और शासक कौन था मित्रों, विष्णु सिंह। तो ध्यान रखना 1829 में सती निवारण अधिनियम लागू हुआ था, वो लागू अलवर हुआ था, लेकिन ना बिना अधिनियम के पहली रोक 1822 में लगी, वो कहाँ लगी थी मित्रों, बूंदी के अंदर लगी थी। विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, रेल बाबा के नाम से किशनलाल जोशी, आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेलवे मैन रेल बाबा। और कहन क्या पहली बार बूंदी में रेलवे लाइन लाने का जिम कह सकते हो साहब योगदान किसका, किशन लाल का है। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक पत्र
सर्वहित के संपादक है मेहता लज्जाराम दे बूंदी थे। भीमताल जल प्रपात वो मांगली नदी पर बना हुआ है। शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह भी बनी हुई है यहाँ। मेज नदी, चंबल नदी, मांगली नदी, तालेड़ा नदी, कुराल नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, ये सब की सब नदियां कहाँ चलती है साहब? बूंदी के अंदर है। और उसी प्रकार यहाँ कंजरों की आराध्य देवी रक्तदंजी माता संतूर बूंदी के अंदर है। वैसे ध्यान रखना, कंजरों की कुल देवी पूछे ना तो आपको बतानी है चौथ माता, याद करो चौथ का बरवाड़ा सवई माधोपुर। लेकिन कंजरों की एक आराध्य देवी पूछे ना तो रक्तदंजी माता संतूर में। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था संतूर में एक देवी का नाम है, और देवी का नाम मित्रों वैसे अलग अलग नाम है, कहीं रक्त दंता जी कहा जाता है और कहीं रक्तदंजी कहा जाता है। मीठे पानी की झील जय सागर है, कनक सागर है, नवल सागर है, राम सागर झील बनी हुई है। और राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र पूछे तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य है। और कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य को ध्यान रखना, याद करो साहब, दुगारी पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। दुबारी पक्षी अभ्यारण्य है या फिर कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य है, ये सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है या फिर सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र माना जाता है। आखेट का मीन ये भाई शिकार, और निषेध में हो गया भाई मना, तो जहाँ पर शिकार की मना है ना वो क्षेत्र कौन सा सबसे छोटा? ये आपकी बूंदी वाला। और इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थी उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।